बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा का रिलेशन पढ़ा था। दैट वाज आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। तो हम लोगों ने इसके अंदर दो तरीके से डिफाइन किया था इसको। हम लोगों ने इसको फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस भी कहा था, जिसके अंदर हम लोगों ने फिर आर नॉट को डिवाइड कर दिया था आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट। ये हमारे पास कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। टी बेटा याद रखिएगा टेम्परेचर है, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ये बेसिकली याद रखना है कि ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप लोग इसको डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो याद रखिएगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये दोनों बराबर आते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर कई जगह पे हमें टेम्परेचर की एक वैल्यू गिवन होगी, तो वो बेसिकली डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के तौर पे काउंट होगा, चाहे सेल्सियस में रखा जाए चाहे केल्विन में रखा जाए। देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट वैल्यू। तो आप लोगों को चाहे चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो केल्विन में या चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो डिग्री सेल्सियस में, हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो उससे फॉर्मूला के अंदर बेटा कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। मैंने इसको आपको दूसरी फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना था। दैट वाज अल्फा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अल्फा को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी जब हम देखना चाहेंगे तो कैसे देखा जाएगा, ये ज़रा यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बेटा जो रेजिस्टेंस है हम जानते हैं जी कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए। रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो इंटू एल ओवर ए है हमारे पास। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर निकालें तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए ओवर एल। अब एग्जैक्टली हम लोग यहाँ से दो वैल्यूज निकालेंगे एट टेम्परेचर T। हमारे पास रो T बन जाएगा ये, दैट विल बी इक्वल टू आर टी इंटू ए ओवर एल, और 0 डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी रो नॉट विच विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू ए ओवर एल। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें ये रेजिस्टिविटी की वैल्यूज आ जाती हैं और ये रेजिस्टेंस है। अगर आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से देखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ रो हमने जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आर टी इज इक्वल टू रो टी इंटू एल ओवर ए, बिल्कुल नीचे वाली इक्वेशन से जैसे हमारे पास है वैल्यूज, और आर नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू एल ओवर ए। अब हम लोगों ने चूंकि पहले बात की है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात जब हम लोगों ने की तो दो फैक्टर्स हम लोग पहले देख चुके हैं कि रेजिस्टिविटी किन दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट वाज इट्स नेचर, और जो सेकंड फैक्टर है दैट वाज टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ भी मैं आप लोगों को रिलेशन दिखाऊंगा। इससे पहले हम यहाँ पे अल्फा की दूसरी फॉर्म यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो अल्फा अगर आप लोग देखें तो अल्फा में आर टी की जगह मैं रिप्लेस करूँगा रो टी इंटू एल ओवर ए, रो टी इंटू एल ओवर ए, और आर नॉट की जगह हम रिप्लेस करेंगे रो नॉट इंटू एल ओवर ए। और इसी तरह इक्वेशन के नीचे यहाँ पे हमारे पास रो नॉट आ जाएगा, आर नॉट विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू एल ओवर ए मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अब बेटा हम देख सकते हैं कि इक्वेशन की अपर साइड जो है उसमें हमारे पास एल ओवर ए कॉमन आ रहा है। एल ओवर ए कॉमन लेने से बचेगा रो टी माइनस रो नॉट, और इसी तरह डिवाइड करने से हमारे पास एल ओवर ए यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है, दैट विल बी इक्वल टू रो नॉट इंटू टी। अब बेटा एल ओवर ए और एल ओवर ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बनेगा रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म हमारी बुक में नहीं, फॉर्म तो है लेकिन डेफिनेशन नहीं है। तो अल्फा की ये डेफिनेशन भी बिल्कुल वैलिड होगी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन
या फिर हम इसको कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी का हमारे पास यूनिट जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास यूनिट होता है ओम मीटर। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर ओम पर केल्विन, तो ऊपर नीचे हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर भी रेजिस्टिविटी है, नीचे भी रेजिस्टिविटी है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर ओम की बजाय अब यहाँ पे हमें पर ओम मीटर लेना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि इधर आप लोग के पास ऊपर भी यूनिट आएगा ओम मीटर और नीचे भी यहाँ पे हमारे पास यूनिट आएगा ओम मीटर, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टी। तो हम कहेंगे चेंज इन रेजिस्टिविटी पर ओम मीटर पर केल्विन, क्योंकि नीचे हमारे पास अब ओम मीटर का फैक्टर आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा दो तरह का होता है। इसको कैसे पता लगेगा हमें? अब कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब मैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इसकी टाइप्स बताऊंगा, साथ ही रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली भी मैं आपको इसकी टाइप्स बता दूंगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अल्फा। अल्फा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अल्फा हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और अल्फा हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव अल्फा के लिए अगर मैं बात शुरू करूं तो पॉजिटिव अल्फा बेसिकली क्या है, यहां से देखते हैं जी व्हाट इज पॉजिटिव अल्फा। तो पॉजिटिव अल्फा में हम लोग बताएंगे देयर आर सम मटेरियल्स like metallic conductors और metallic conductors में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं आयरन, कॉपर और सिल्वर, in which resistance increases with the increase in temperature। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। यहां पे देखिएगा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, सो आर टी विल बी ग्रेटर देन आर नॉट, और आर टी माइनस आर नॉट, बेटा ये जो डिफरेंस है ये यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली हम देखें तो दोनों बातें मैं साथ साथ बता रहा हूं। सिमिलरली रो टी माइनस रो नॉट ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं तो लाजमी बात है कि यहां पे अल्फा की वैल्यू जो है वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। आर टी माइनस आर नॉट, ऊपर वाला डिफरेंस चूंकि पॉजिटिव है तो अल्फा की वैल्यू भी यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। दिस विल बी पॉजिटिव अल्फा। अगर इनका ग्राफ देखा जाए इन मटेरियल्स का तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास सबसे पहले मैं बना रहा हूं आई और वी का ग्राफ। तो इनकी रेजिस्टेंस एक रेंज तक कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद इनकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होने का मतलब क्या है कि इनकी कंडक्टेंस कम हो रही है। तो ये ग्राफ लाइन से नीचे की तरफ बैंड होना शुरू हो जाता है। यहां पे याद रखिएगा कंडक्टेंस बढ़ रही है, ये बातें सारी हम पहले कर चुके हुए हैं, और कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें दे रहा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से पता लग जाता है रेजिस्टेंस बेटा इंक्रीज हो रही है। तो इनकी रेजिस्टिविटी वो भी डिक्रीज हो रही होगी। रेजिस्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी इनकी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाना चाहें अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो ये है ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। आप लोग बुक में बना हुआ है, अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। आप लोग की बुक में यहाँ पे उसने वैल्यूज भी ली हुई हैं, जरा देखिएगा।
उसने बोला भाई यहाँ पे आप लोगों का टेम्परेचर लिया गया -200, तो यहाँ पे आप लोगों का टेम्परेचर 0 है, उसके बाद यहाँ पे 100 आ जाए, यहाँ पे आपका 200 आ जाए, इस तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ा लें। तो इस तरफ आ रही है रेजिस्टिविटी, तो इनकी रेजिस्टिविटी एक ख़ास हद तक जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, और उसके बाद जाके इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ नॉर्मल लाइन से नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। सेम रिजल्ट है दोनों ग्राफ्स का, सिर्फ ये ग्राफ है करंट और वोल्टेज का, और ये ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ हमारे पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे ये लाइन जो है वो इस ग्राफ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये दोनों ग्राफ्स का मतलब सेम है, इन दोनों ग्राफ के मतलब में कोई फर्क नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे टेम्परेचर है। अगर आप इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट अल्फा की फॉर्म में भी यहाँ पे इसका स्लोप बनेगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इससे पता ये लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ने लगी है। दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो इस ग्राफ का स्लोप हमें अल्फा देगा यकीनन, अगर यहाँ पे हम चेंज इन रेजिस्टिविटी ले रहे थे। तो ये हम लोगों ने बात की अब पॉजिटिव अल्फा की। अब पॉजिटिव अल्फा अगर मौजूद है तो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी नेचर में मौजूद हैं कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, के जिनका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे जो सेकंड हेडिंग मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं नेगेटिव अल्फा की। तो बताएंगे जी मटेरियल्स सच एज सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम की मैं दो की बात कर रहा हूं, और बल्कि हम कहेंगे जी मटेरियल सच एज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम have special property of decreasing their resistance with the increase in temperature। तो बेटा यहां पे हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो RT है, RT विल बी स्मॉलर देन R0। इसका मतलब कि R0 पे इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसी बड़े टेम्परेचर पे, वेयर यहाँ पे ज़रूर बताइएगा T इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट their resistance at temperature T will be smaller than the resistance at 0 degree Celsius। so क्या पता लगा कि इनका जो रो T है वो भी हमारे पास स्मॉलर हो जाएगा रो नॉट से। देन हम लोग यहाँ पे बताएंगे RT माइनस R0 जो कि हमने फॉर्मूला में लेना है वो क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। इसी तरह रो T माइनस रो नॉट ये भी फॉर्मूला के अंदर जो लिया जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। देन अल्फा विल ऑल्सो बी नेगेटिव। अल्फा बराबर होता है RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T के। तो बेटा जब इनका RT माइनस R0 ये डिफरेंस ही नेगेटिव है तो इनका अल्फा भी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। अब ऐसे मटेरियल्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देख लें या रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ देख लें तो दोनों से हमें एक ही बात वाज़ेह पता लग जाएगी कि इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, इनकी कंडक्टेंस बढ़ रही है या फिर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। ये I है और यहाँ पे V है। बेटा इनका ग्राफ जो है वो एक लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ये लाइन ऊपर जाना शुरू हो जाएगी नॉर्मल से।
इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर आप इनका रो का, रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ तो उससे भी यही पता लगेगा कि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होना शुरू होगी है, डिक्रीज होना शुरू होगी है। तो रेजिस्टिविटी बेटा डिक्रीज हो रही है, ये इस ग्राफ से आपको नजर आ रहा है, और ऊपर वाले ग्राफ से हमें नजर आ रहा है कि इनकी, इस वाले ग्राफ से नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ है जो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे कंडक्टेंस दे रहा है। तो बेटा ये वाला टॉपिक हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, जिसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को। अब कंडक्टेंस चूंकि हम लोग पहले बात कर चुके हुए हैं, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो कंडक्टेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये पहले हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो G इज इक्वल टू 1/R, और इसका जो SI यूनिट बनता है बेटा वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी मोहू, MHO, क्योंकि ओहम का जो इन्वर्स है इसे पर ओम भी कहते हैं, लेकिन SI में अगर हम देखेंगे तो इसका नाम बेसिकली हम क्या रखेंगे, दैट इज मोहू। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस मोहू के साथ एक और नाम भी इसका रखा जाता है, दैट इज सीमन। तो मोहू या फिर सीमन, हमारे पास इसका जो है वो क्या होगा, SI यूनिट होगा। ये है फॉर कंडक्टेंस। और अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, तो बेटा कंडक्टिविटी हमारे पास सिग्मा से रिप्रेजेंट होगी, एंड दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, हम कहेंगे जी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी बेटा यहां पे क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी बन जाएगा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर, तो इसका हमारे पास पर ओहम पर मीटर इसका यूनिट बन रहा है, जिसको SI में हम मोहू पर मीटर भी कहेंगे। SI में अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो मोहू पर मीटर भी कहलाएगा, या फिर पर ओहम पर मीटर भी कहलाएगा। तो ये याद रखा करें बेटा, जैसे जैसे हमारी बुक कह रही होती है हमने चीज़ों को उसी लिहाज से लेकर चलना है। तो यहाँ पे आप लोग बुक में भी देख सकते हैं बेटा, इनका SI यूनिट है पर ओहम पर मीटर या फिर मोहू पर मीटर। तो दोनों ही यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लेंगे, ये पर ओहम पर मीटर कहलाएगा या फिर मोहू पर मीटर कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज किया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। अब बेटा कार्बन से बनी हुई रेजिस्टेंस ये लेबॉर्ट्री में आप लोग यूज़ करेंगे, लैब में इनका बहुत सारा यूज़ है। तो वहाँ पे ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो सिरेमिक से बनाई गई है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट शामिल होता है। अब ये रेजिस्टेंसेस जब बनाई जाती हैं तो बेटा ये रेजिस्टेंस सिरेमिक की फॉर्म में होती है, और इस रेजिस्टेंस की कुछ शक्ल अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके की इसकी शक्ल बनती है, जिसके दो एंड्स पे हमारे पास ये कंडक्टर नजर आ रहे होते हैं, और बीच में हमारे पास ये सिरेमिक की बनी हुई रेजिस्टेंस होती है। इसके ऊपर बेटा बैंड्स होते हैं, कलर्ड बैंड्स, सर्कल्स बने होते हैं। नॉर्मली 3 to 4 बैंड्स होते हैं। तो ये अभी हम डिटेल से इसके हवाले से बात करते हैं इन द टॉपिक ऑफ कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। अब बेटा सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे याद कर लेनी है, जो कि एक टेबल है जिसमें एक शॉर्टकट बनाया जाता है। हम लोग कहते हैं जी ये देखिएगा BB रॉय
तो ये आप लोगों ने याद कैसे करना है, आप लोगों ने इसको याद करना है इस तरीके से कि बीबी, जैसे हम लोग आम लफ्ज़ों में बीबी कहते हैं किसी औरत को, तो हम कहते हैं जी बीबी रॉय जो थी ना, ये बीबी रॉय, रॉय उसका नाम था। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की रहने वाली थी और वेरी गुड वुमन, बहुत अच्छी खातून थी। तो याद कैसे करेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमन, कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में रहती थी और बहुत अच्छी औरत थी। अब इसमें फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आता है कि हम लोगों ने इस कोड के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने सामने रखनी है वो क्या है कि नंबर्स, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कैसे डालने हैं और कलर्स के नाम कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहला जो कलर है ना, बी फॉर ब्लैक, ये टर्म ये होगा ब्लैक। दूसरे नंबर पे आएगा ब्राउन, तो पहले ब्राउन और बाद में ब्लैक कभी भी नहीं करना। रेड सिंपल है, ऑरेंज आ गया, फिर येलो आ गया। अच्छा, अब येलो आ गया, तो येलो के बाद जो अब हमारे पास दो जी आ रहे हैं, एक जी यहाँ पे है और एक जी यहाँ पे है। जी फॉर ग्रीन पहला होगा, ग्रीन पाकिस्तान का कलर है और पहले हम इसको लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा ब्लू, तो पहले बी ब्लैक, ब्राउन, फिर ब्लू। इसी तरह जी के साथ देखें तो ग्रीन, वी फॉर वॉयलेट, और जी यहाँ पे आएगा ग्रे के लिए, ग्रे बाद में आएगा, और एंड में आ जाएगा हमारे पास वाइट। तो बेटा बैंड्स जो बने होंगे ना इसके ऊपर, ये कलर्ड बैंड्स होंगे। तो इस कोड के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे यहाँ पे कलर्ड बैंड्स बने हुए होंगे। इन कलर्ड बैंड्स को देखते हुए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू का अंदाज़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्लैक आ रहा है, ब्लैक के लिए जो कलर है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे वहाँ मार्किंग हुई है, जिसमें ब्लैक का कलर 0 है, ब्राउन का 1 है, रेड का कलर 2 है, ऑरेंज का कलर 3 है, येलो का 4, इसी तरह बेटा ग्रीन का 5, ब्लू का 6 और वायलेट का 7, ग्रे का हमारे पास 8 और वाइट के लिए 9। अब ये पता कैसे लगाना है, ये बेसिकली हम लोगों ने, हमें कोई भी रेजिस्टेंस गिवन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा। तो पहला जो बैंड है इसमें फर्स्ट बैंड का जो कलर है, फर्स्ट बैंड का जो कलर है ये हमारे पास दे देगा फर्स्ट डिजिट जो कि रेजिस्टेंस में आएगा। इसी तरह जो सेकंड बैंड है, सेकंड बैंड हमारे पास बताएगा, सेकंड बैंड का कलर हमारे पास क्या बताएगा, कलर का जो नंबर होगा वो सेकंड डिजिट बन जाएगा रेजिस्टेंस का। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड का जो कलर है वो हमारे पास यहां पे देगा नंबर ऑफ जीरोज। अब ये नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे और नंबर ऑफ जीरोज की जगह पे हम लोग इसको डेसिमल मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर, ये नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब बेटा जो फोर्थ बैंड है ना, ये स्पेशल बैंड है, ये स्पेशल बैंड है, ये स्पेशल बैंड है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नंबर इन कलर्स में से नहीं है। फोर्थ बैंड या तो आपके पास गोल्डन होगा, या तो हमारे पास सिल्वर होगा, या चौथे नंबर पे देयर विल बी नो बैंड। ठीक है, गोल्डन होगा, सिल्वर होगा या नो बैंड। गोल्डन का मतलब क्या होगा, गोल्डन अगर आया फोर्थ बैंड तो ±5%, ये वर्ड याद रखिएगा। सिल्वर के लिए ±10%, क्या 10% अभी बताता हूं, और नो बैंड के लिए ±20%। ये जो परसेंटेजेस में वैल्यूज आ रही हैं ये बेसिकली फोर्थ बैंड बता रहा है, और फोर्थ बैंड बताएगा बेटा टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है जरा मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज टॉलरेंस। अगर फोर्थ बैंड गोल्डन है इसका मतलब 5% टॉलरेंस है, सिल्वर है तो ±10% टॉलरेंस है, और अगर देयर इज नो बैंड तो यहां पे हम कह देंगे कि ±20% टॉलरेंस है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, टॉलरेंस है क्या, इट इज द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ measured वैल्यू फ्रॉम
मार्क्ड वैल्यू। अब बेटा देखें, जो मेजर्ड वैल्यू है वो आप एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। असल में जो इस रेजिस्टेंस की आप वैल्यू मेजर करेंगे दैट विल बी द मेजर्ड वैल्यू, जो कि हम लोग लेंगे ओम मीटर से। ओम मीटर भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। और मार्क्ड वैल्यू जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिल रही है हमें कलर कोड से। जो कलर कोड इनके ऊपर बना हुआ है या जो बैंड्स बने हुए हैं, तो कलर कोड हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रहा है मार्क्ड वैल्यू, और जो हमारे पास ओम मीटर दे रहा है वो दे रहा है मेजर्ड वैल्यू। तो जो इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्क्ड वैल्यू के बराबर आ जाए मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू या इस मार्क्ड वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अगर कम होगी तो हमारे पास वो भी रेंज यहाँ से मिल रही है, -5% का मतलब है कि 5% कम होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है? 5% ज़्यादा आ सकती है। ना 5% से कम हो सकती है, ना 5% से ज़्यादा हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास है गोल्डन। एग्जाम्पल जो है बुक वाली, वो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक रेजिस्टेंस गिवन है जिसमें फर्स्ट बैंड रेड है, सेकंड बैंड वॉयलेट है, थर्ड बैंड ऑरेंज है और फोर्थ बैंड सिल्वर है, जो कि टॉलरेंस बता रहा है। अब बेटा मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। यहां पे देखिएगा, फर्स्ट बैंड इज रेड। रेड का नंबर, पहला बैंड पहला डिजिट, रेड का कलर है, रेड का नंबर है 2, तो पहला डिजिट आ गया 2। दूसरा बेटा वॉयलेट, वॉयलेट का नंबर है 7 और सेकंड बैंड क्या दे रहा है? सेकंड डिजिट। थर्ड बैंड इज ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर है 3 और थर्ड बैंड शो करेगा नंबर ऑफ जीरोज, तो 3 जीरोज लगा दिए जाएंगे। दिस इज द रेजिस्टेंस। और चौथा बैंड कह रहा है कि सिल्वर का मतलब है 10% की टॉलरेंस, +-10%। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब +-10% का क्या मतलब है? बेटा 27,000 का हम लोग पहले लेंगे 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो बेटा 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 27,000 का जो हमारे पास 10% बनेगा, ये जीरो मिलके दैट विल बी 2700। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू अब क्या बनेगी? 27,000 माइनस 2700 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 27,000 प्लस 2700। तो बेटा जो ये वाली वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस मिनिमम हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ सकती है, जो कि आप लोग इसको माइनस करके निकालोगे, और मैक्सिमम हमारे पास आ सकती है इस वैल्यू के, जो कि हम इसको यहाँ पे ऐड करके निकालेंगे। तो ये बेटा रेंज ऑफ वेरिएशन आ गई। ये टॉलरेंस का मतलब हो गया। टॉलरेंस हमें बता देगा कि कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी आ सकती है। अब इसी को आप लोग ज़हन में रखते हुए आप लोग इससे आगे जो है बुक की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग के पास दी हुई है, तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे बेटा। इससे नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में मूव करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।